और राइटिंग में जब गालियां आती हैं, एग्जाम्पल फैमिली में, कि वो कैरेक्टर है जो बहुत ऑथेंटिक है और वो गाली भी दे रहा है बातचीत में, जैसे आप हम सब देते हैं, वो लिख के उनको दिखाना ऐसे वो कैसा होता है कि लगता है कि अरे यार ये पढ़ेगा भी इंसान मादर। नहीं, मैं अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जब कोई इंटरव्यूज देने बैठते हैं या स्टेज पे जाते हैं तो अधिकतर इंग्लिश शो ऑफ चलता है कि सारी चीजें। I can talk that also. बट ये मुझे वही बहुत बार, आपको कभी लगता है कि यार हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी भाषा बोलने को लेके बहुत बार लोग हिचकिचाते क्यों हैं? नहीं, ये हिचकिचाना तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, मुझे लगता है बहुत लंबे अरसे तक, अभी वो थोड़ा चेंज हो रहा है। हिंदी बोलना एक शर्म सी महसूस शर्म सी है, उसको एक अभिशाप बना दिया गया था। लेकिन फिर उसको इवेंचुअली कुछ एक्टर्स हैं, एंड थैंक गॉड फॉर देम, कि जो अभी भी बोलते हैं कि हमको देवनागरी में चाहिए। नाम बताओ ना कौन कौन? मनोज वाजपेयी सर, बच्चन सर, ऐसे कुछ ही चुनिंदा एक्टर हैं जो बोलते हैं कि हमको तो देवनागरी में ही चाहिए, वो पढ़ते ही नहीं है। तो जो आपने सवाल पूछा कि कितना डिफिकल्ट होता है ये, तो मुझे लगता है कि जब बहुत डिफिकल्ट होता है कि शुरुआती सालों में आप लगातार जूझ रहे हो, ना सिर्फ एक दुनिया जो बाहरी है बल्कि अंदरूनी भी है, कि आपने लिखा फ्रस्ट्रेशन जो होती हैं आपकी, कि आपको जो आप चाहते हो उन लोगों से मिल नहीं पा रहे हो, तो एक हर नया राइटर इन चीज़ों से जूझता है। जवान के पर्सन में क्योंकि शाहरुख सर के साथ मैंने काफ़ी करीबी तरीके से काम किया, तो कई बार मैं उनको जो पहला चीज़ मैं लिखता था उनको सुना देता था, यार ये मैंने लिखा है, तो व्हाट डू यू थिंक? तो हाँ अच्छा है, लंबा है, थोड़ा काट दे इसको, तो हमेशा लंबा क्यों लिखता रहता है? ऐसा अभी तो काटूंगा, ये तो अभी Vikram Rathor's character gets his memory back, and Kali Rebellion, played by Vijay Sethupathi, is beating the shit out of Azad's character, which is the son's character, and then he gets his memory back because of the anti-gun, and then he understands what is happening. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है विनाश पाल। हम सबको ना स्क्रीन्स की बड़ी आदत है, चाहे वो बड़ा पर्दा हो चाहे वो छोटा पर्दा, और जो भी हम चीज़ देखते हैं उसकी सबसे जो जड़ होती है वो होती है राइटिंग, कि वो कैसा लिखा गया है, आप उससे कितना जुड़ पा रहे हैं। और आजकल तो चल भी रहा है ना कि राइटर बाप होता है, तो वैसे एक बाप इंसान मेरे साथ मौजूद है सुमित अरोड़ा। थैंक यू विनाश। सुमित, ये जो लाइन है ना जो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के बाद से बहुत चल रही है कि राइटर बाप होता है जी, रियलिटी में इसने राइटर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है? रियलिटी में इस लाइन ने कंट्रीब्यूट किया, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ, एक परसेप्शन एटलीस्ट दे दिया है, एक लाइन दे दिया लोगों को बोलने के लिए कि राइटर बाप होता है, और एक जब आपके पास डायलॉग होता है तो आप अपनी बात को छोटे शब्दों में बयान कर सकते हैं और एक लोगों तक पहुंच सकता है कि हाँ राइटर बाप होता है। तो ऐसा एक परसेप्शन बिल्डिंग में डेफिनेटली हेल्प हो रहा है, एंड आई होप कि वो रियलिटी में भी उतना ही ज़्यादा चेंज आए। इन जनरल आई थिंक द इवन जो लाइन है ये एक रिजल्ट होती है एक शिफ्टिंग रियलिटी का, एंड आई फील कि स्लोली द रियलिटी इज़ शिफ्टिंग के, जहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है कि राइटिंग के बिना कुछ भी लोगों को पसंद आना, अगर स्ट्रॉन्ग राइटिंग से बैक नहीं है कोई भी कंटेंट, तो लोगों को अगर बांधेगा नहीं तो लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के पास बहुत रीज़न है चीज़ें ना देखने के, यानी कि उनके पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं। आपको उनको रीज़न देना है कि बंधे क्यों हम अपना समय एज एन ऑडियंस आपको दें, क्यों हम बंधे रहें, जबकि मेरे हाथ में फ़ोन है जिस फ़ोन में 1000 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। करेक्ट। तो जब वो तमाम चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं सिर्फ तभी बन सकता हूँ जब आप मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जिसके लिए मैं अपने फ़ोन को छोड़ दूँ, जिसके लिए अपने दिमाग के कौतूहल को, दिमाग के शोर को छोड़ दूँ पीछे। तो वो जब तभी हो सकता है जब वो स्ट्रॉन्ग राइटिंग से बैक्ड होगा। उसकी वजह से लोगों को अभी समझ में आ रही है एक राइटर की इम्पोर्टेंस, और एक उसको तवज्जो दी जा रही है उसी वजह से। तो आई थिंक ये जो लाइन है, क्योंकि ये बदलता हुआ वक्त है जहाँ पर ये साबित हो रहा है, तो ये लाइन भी उसी चीज़ को कहीं ना कहीं डिफाइन करती है। एंड आई थिंक इन द टाइम्स टू कम, आई थिंक राइटिंग विल बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, क्रिएटर्स एंड राइटर्स विल बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। मैं ना आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगा कि एक राइटर होना कितना मुश्किल है ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सबको अच्छा राइटर चाहिए। कोई भी बड़ा एक्टर डायरेक्टर कहीं सी भी इंटरव्यू में या किसी भी स्टेज पे रहता है तो राइटिंग की बड़ी बातें करता है, बट जब राइटर्स को पैसे देने की बात होती है या जब क्रेडिट देने की बात होती है तो भाई साहब सबसे पीछे हो जाते हैं कि हर जगह कोई भी फिल्म
OTT शो कुछ भी रिलीज होगा, डायरेक्टर की बात हो जाएगी, एक्टर की बात हो जाएगी, ज्यादा हुआ तो कैमरा पर्सन की बात हो जाएगी, म्यूजिक की बात हो जाएगी, बट राइटिंग छूट जाती है। उस फील्ड में खुद को बनाए रखना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इन जनरल एनी क्रिएटिव परस्यूट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स मैं एज अ राइटर मैं अपनी पीड़ा को और बखान कर सकता हूँ उसका, कि हर इंसान अपनी पीड़ा को बहुत अच्छे से बखान कर सकता है कि क्या कितना डिफिकल्ट होता है। बट होता है कि हर क्रिएटिव फील्ड, हर क्रिएटिव परस्यूट, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू डू एनीथिंग विच हैज़ क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट, क्योंकि इसके कोई मापदंड और पैमाने नहीं है बने हुए। यानी कि ब्यूटीफुल बात भी यही है कि कोई इसका एंट्री टिकट नहीं है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कोई आपको बोलेगा कि आपने डिग्री क्या लिया मुझे बताओ। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट लेके जा रहे हो तो आपकी सिर्फ स्क्रिप्ट ही यानी कि जो भी आपका आर्ट होती है, यानी कि पेंटिंग में तो पेंटिंग, राइटिंग है तो राइटिंग, जो आपके हाथ में चीज़ है लोग उसी को देखते हैं, सिर्फ आपकी कोई डिग्री नहीं देखते हैं, यानी कि आपके हाथ के हुनर को देखा जाता है सिर्फ। तो उस चीज़ से क्या होता है कि कोई एक एंट्री बैरियर नहीं होता है, कोई भी आ सकता है, विच इज़ ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ इट। लेकिन उसी का एक दूसरा नज़रिया और दूसरा पैमाना ये है कि उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है जब शुरुआत करते हो कि आप जो कर रहे हो क्या वो अच्छा है बुरा है। आपको जब तक उसका वैलिडेशन नहीं मिलता है बाहर से, यानी कि आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो आपके दिमाग में हजारों ख्याल चलते रहते हैं, क्योंकि कैसे मालूम पड़े कुछ अच्छा है या बुरा है। करेक्ट। और सक्सेस के हजारों बैरोमीटर होते हैं, यानी कि उसके लिए बहुत गणित बैठना ज़रूरी होता है। तो यानी कि जब तक एक राइटर या कोई क्रिएटिव आदमी जब तक वो उस मकाम तक नहीं पहुंचता, जब उसका काम लोगों तक पहुंच रहा है और लोग बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा लगा या बुरा लगा, तब तक वो इस पसोपेश में ही रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जिसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बोला जाता है। क्या आपको लगता है कि यार पता नहीं मैं आ तो गया हूँ, पता नहीं मैं राइटर हूँ अच्छा नहीं। कई लोगों को होता है, कई लोग होते हैं इस टैलेंट से सराबोर के, उनको हमेशा कभी शक ही नहीं होता है अपने ऊपर। करेक्ट। कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ही होते हैं वो। और मैं उन लोगों से बहुत जलता हूँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता था कि हाँ कर रहे हैं, पता था कि हाँ मुझे राइटिंग आती है, लेकिन क्या इस दुनिया में, फिल्म की दुनिया में आप आ गए हो, क्या सही आए हो या गलत आए हो। तो आई थिंक कि ये जो डाउट्स होते हैं ये पार्ट ऑफ जर्नी होता है फॉर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। तो जो आपने सवाल पूछा कि कितना डिफिकल्ट होता है ये, तो मुझे लगता है कि जब बहुत डिफिकल्ट होता है कि शुरुआती सालों में आप लगातार जूझ रहे हो, ना सिर्फ एक दुनिया जो बाहरी है बल्कि अंदरूनी भी है। तो सवाल सबसे ज़्यादा अंदर से आते हैं आपके, कि आपने लिखा, फ्रस्ट्रेशन जो होती हैं आपकी, कि आपको जो आप चाहते हो उन लोगों से मिल नहीं पा रहे हो। तो एक हर नया राइटर इन चीज़ों से जूझता है, और उसमें टिके रहना और सेल्फ बिलीफ रखना कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ, अपने आप से क्वेश्चन भी करना जेन्युइनली, और उसका जेन्युइन आंसर देना कि हाँ यार नहीं मुझे यही काम करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। और आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको एक्चुअली इस काम से प्यार है, क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो ये आप टिक नहीं पाओगे। एक पॉइंट के बाद आपको फ्रस्ट्रेशंस जो हैं शुरुआती समय की वो आपको मुरझा देंगी। लेकिन अगर आपको अंदर से है कि नहीं यार मुझे तो यही करना है ना, मुझे तो यही करना था, मुझे इसी सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसी में आता है, तब आई थिंक वो जर्नी अपने आप आसान हो जाती है। तो आपको वो स्ट्रगल नहीं लगता, वो प्रोसेस लगता है। ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि डिफ़िकल्टीज होती हैं, जैसे आपने बोला क्या डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो स्ट्रगल लगेगा अगर आपको ये होगा कि नहीं यार पता नहीं मैं कुछ और भी कर सकता हूँ ये, बट लेकिन अगर सवाल का जवाब ये है कि नहीं मुझे तो यही करना है क्योंकि मुझे मज़ा आता है, तो वो जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो स्ट्रगल की बजाय प्रोसेस बन जाती है। मुझे ना आपको सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब मैं किसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनैलिटी या शख्सियत से बात करूं और उनकी बातचीत में हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी वर्ड्स जुड़े हों। वरना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जब कोई इंटरव्यूज देने बैठते हैं या स्टेज पे जाते हैं तो अधिकतर इंग्लिश शो ऑफ चलता है कि नो सारी चीजें। I can talk that also. बट ये मुझे वही बहुत बार आपको कभी लगता है कि यार हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी भाषा बोलने को लेके बात बहुत बार लोग हिचकिचाते क्यों हैं? नहीं, ये हिचकिचाना तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, मुझे लगता है बहुत लंबे अरसे तक, अभी वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। बहुत लंबे अरसे तक मुझे लगता है कि हिंदी बोलना एक शर्म सी महसूस एक शर्म करते सी थे। है कि उसको एक अभिशाप बना दिया गया था कि और वो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की गलती है, वो पूरा एक सिस्टम, एक माहौल ऐसा क्रिएट हुआ था कि जो लोग देसी होते हैं, जो मिट्टी से आते हैं, या जो जिनसे एक मिट्टी की महक आती है, जिनके पास ज़रूरी नहीं है कि
जिन्होंने लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को देखा हो, जो लोग मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, इन जगहों से आते हैं, उनमें कुछ कमी है, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के वो हिस्से नहीं देखे हैं, क्योंकि उनको वो रेफरेंसेस नहीं पता हैं बाहर की फिल्मों के। तो रूम्स में, जिन रूम्स में आप जाते हो, वहाँ पर एक वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जाता था कि यार ओ या लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, विच जो कहीं ना कहीं जो बाहर से भी इंसान आता था, जो देसी इंसान होता था, वो अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेता था, यानी कि एक कवर चढ़ा लेता था कि यार मुझे भी अब बिलोंग करने के लिए प्रिटेंड करने लगता था। वो मुझे भी अपने आप को बिलोंग करने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा। और आई थिंक उससे बहुत नुकसान हुआ इंडस्ट्री का। नुकसान ये हुआ है कि जो एक आदमी अपनी एक ऑथेंटिसिटी, अपनी ओरिजिनलिटी लेकर इस शहर में आता है, अगर उसको ये फील कराया जाएगा कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, या फिर उसको हॉलीवुड के रेफरेंसेस नहीं पता हैं, उसको वर्ल्ड सिनेमा नहीं पता है। ज़रूर मैं बोलता हूँ कि ये सब देखना चाहिए, मैंने सब कुछ देखा और मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए, सब कुछ देखना, सब कुछ चाटना चाहिए। अगर आपको सिनेमा में इंटरेस्ट है तो आपको वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड लिटरेचर भी चाटना चाहिए, लेकिन अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी ओरिजिनलिटी को एकदम कस के पकड़े हुए, क्योंकि अगर आपके जड़े हवा के झोंकों में हिचकोले खाने से हिल गई तो आप उड़ जाओगे। लेकिन अगर हवा से आप अगर लहरा रहे हो और जड़ें बनी हुई हैं तो आपकी ग्रोथ होगी। यही डिफरेंस है कि हवा में झूमो, लेकिन एटलीस्ट जो जड़ें हैं उनको पकड़ के रखो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो इंग्लिश का जो माहौल या एक एलिटिज्म जो रहा है, उससे बहुत नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, और इसीलिए जो आप बोल रहे हो फिर वो इंग्लिश में बातें करने लगते हैं सुबह शाम। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मैं भी इंग्लिश में बातें, कम्युनिकेशन अभी सोचता है कि हम भी आधी बातें आधी इंग्लिश में ही कर लें। बट पॉइंट इज के आप अपना जो ऑथेंटिसिटी है उसको ना छोड़ो, और एक माहौल भी ऐसा रहे कि जिसमें ऑथेंटिसिटी को एनकरेज किया जाए, ना कि ये बोला जाए कि नहीं यार आप वहां से आते हो तो आप में कुछ कम है। जो इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट्स चलती हैं वो किस में चलती हैं? देवनागरी में चलती हैं, इंग्लिश में चलती हैं, या कैसे वो चलती हैं? प्राइमरीली चलती हैं रोमन लिपि में। उसमें लिखा तो, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर यूज होता है फाइनल ड्राफ्ट या फिर मूवी मैजिक, उसमें प्राइमरी क्योंकि इंग्लिश में ही आप टाइप कर सकते हो, तो आप टाइप इंग्लिश में करते हो। जो डायलॉग होते हैं वो रोमन में आप लिखते हो, हिंदी में होते कहा MAINAKAH, लेकिन फिर उसको इवेंचुअली कुछ एक्टर्स हैं, एंड थैंक गॉड फॉर देम, कि जो अभी भी बोलते हैं कि हमको देवनागरी में चाहिए। नाम बताओ ना कौन कौन? मनोज वाजपेयी सर, बच्चन सर, ऐसे कुछ ही चुनिंदा एक्टर हैं जो बोलते हैं कि हमको तो देवनागरी में ही चाहिए। वो पढ़ते ही नहीं है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे सिर्फ ये नहीं है कि अब वो कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मनोज सर से तो मेरी इतनी अच्छा एक इक्वेशन है, उनसे बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप अपनी ज़ुबान में, यानी कि जिस ज़ुबान में आप इमोट करने वाले हो उस सीन को, उसी ज़ुबान में जब आप वो डायलॉग पढ़ते हो, तो एक तो आपका भाषा से रिश्ता बनता है, आपके उसके जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मात्राएं होती हैं, नुक्ते होते हैं, उनकी समझ पैदा होती है। और नॉट जस्ट दैट, मेरा तो बिलीव ये है कि उसमें जब आप एक लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में पढ़ते हो, तो उसका जो सुर है, उसके जो सुर ताल हैं, आपको समझ में आने लगते हैं, और बेटर समझ में आते हैं। आप उसको अगर रोमन में पढ़ोगे तो शायद कम समझ में आएगा। मैं नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, अगर आप हिंदी में बोलचाल करते हो जिंदगी में, तो आपको रोमन पढ़ के भी उसका लहजा समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि और गहरा रिश्ता बन सकता है अगर आप उन अक्षरों को जो अक्षर का जो स्वरूप है, यानी कि का अगर ऐसे लिखा जाता है, अगर आपको का को वैसे ही पढ़ रहे हो तो उससे दिमाग में कुछ फायर होता है। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत हेल्प होती है। और मैं इन जनरल सबको बोलता हूँ कि अगर आप हिंदी किताबें पढ़ो, एक्टर्स भी अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है, बोलता हूँ हिंदी किताबें ज़रूर पढ़ो, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो। आपने अभी मनोज साहब का जिक्र किया और मुझे याद आया द फैमिली मैन 3 ट्रेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ 120 बहादुर, दोनों की ही राइटिंग आपकी रही है ना? जी। कैसे बदल जाता है जॉनर के हिसाब से राइटिंग? क्योंकि द फैमिली मैन एकदम अलग जॉनर है, 120 बहादुर एकदम अलग तरीका है, वहाँ पे राइटिंग भी बदली है, वहाँ पे शब्दों का चयन अलग है, यहाँ पे थोड़ी बहुत गाली गलौज भी है, जो आम डेली लाइफ में जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कैसे चेंज होता है? नहीं, हर प्रोजेक्ट, हर कहानी अपनी मांग लेके आती है, और आपको
उसका सम्मान करना होता है। मेरा ये मानना है। मैंने जितने भी काम किए हैं और जितने भी काम करना चाहता हूँ और जितने किए हैं उनकी बात तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हर काम अलग रहा है। उसमें मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात ना करके अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हर प्रोजेक्ट पहले वाले से अलग रहा है। चाहे वो स्त्री हो, मेरी पहली फिल्म, उसके बाद फैमिली मैन, उसके बाद दहाड़, जवान, गन्स एंड गुलाब, क्योंकि मुझे हर बार मज़ा ही इसमें आता है कि मैं अलग दुनिया में जा रहा हूँ। मैंने जो पहले किया था मुझे फिर से नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ अलग करूँगा इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर ऐसा राइटर, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, या काफ़ी सुर हैं जो मैं लगाना चाहता हूँ, चाहे वो डायलॉग के थ्रू हो या स्क्रीन प्ले के थ्रू हो या स्टोरी के थ्रू हो। तो हर कहानी अपनी एक मांग लेके आती है, आपको उसको देखना है और उसकी आंखों में देखना है, बोलना है कि अच्छा तुझे क्या चाहिए मेरे से, इन अ वे कि आप अगर जब एक सिंगर गाना गाता है, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाता है, तो अलग अलग सुर पकड़ता है, अलग अलग स्टाइल्स पकड़ता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हर कहानी बोलती है कि यार ये, इस कहानी को ऐसे ही बोला जाना चाहिए, इस कहानी में इस तरह के डायलॉग होने चाहिए तो ये कहानी सुंदर सुंदर लगेगी, और इस कहानी में इस तरह की होनी चाहिए तो ये सुंदर लगेगी। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि हाँ, मेरा जो स्टाइल है वो एक रहेगा, जो पहचानने वाला है वो पहचानेगा, लेकिन इस कहानी का जो मांग है सबसे बड़ी चीज़ वो है। और मेरे को जेन्युइनली लगता है कि हम सबको कहानी के आगे झुकना चाहिए, हर क्रिएटर को, हर एक्टर को, हर इंसान को जो इस बिजनेस में है, बिकॉज आई डोंट थिंक कहानी से बड़ा कुछ है। करेक्ट। तो वो कहानी के सामने आपको झुकना चाहिए, बोला कि हाँ इसको ऐसे ही किया जा सकता है, इसको बेस्ट बोलने का तरीका यही है। मैं अगर आपके काम की बात करूं तो ये बीच में जो फ्रेम में शाहरुख खान हाँ, साहब है, हाँ, उसके बिना आई थिंक काम भी अधूरा, और काम का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अधूरा है। हाँ, मुझे दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ तो जब शाहरुख खान से मिले, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? वो जितना उनके बारे में सुनते हैं वैसे ही था, उससे भी ज़्यादा था। और दूसरी चीज़, आपने उनके साथ फोटो डाली थी, उसके लास्ट के कैप्शन में लिखा था, वरना फिर से बोलेंगे कि इतना लंबा लंबा मत लिख, पिक्चर है, ख़त्म भी करना है। क्या है किस्सा? नहीं, किस्सा ये है कि मुझे लिखने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब मैं शुरू करता हूँ तो कई बार मैं फ्लो में लिख देता हूँ, कई बार ज़्यादा, फिर उसको मैं बैठ के ट्रिम करता हूँ। जवान के प्रोसेस में क्योंकि शाहरुख सर के साथ मैंने काफ़ी करीबी तरीके से काम किया, तो कई बार मैं उनको जो पहला चीज़ मैं लिखता था उनको सुना देता था कि यार ये मैंने लिखा है, तो व्हाट डू यू थिंक? तो इसलिए हाँ अच्छा है, लंबा है थोड़ा, काट दे इसको, तो हमेशा लंबा क्यों लिखता रहता है? मैंने कहा सर अभी तो काटूंगा, ये तो अभी फर्स्ट मेरा हाँ। फर्स्ट टेक है और फर्स्ट ड्राफ्ट है। तो वो इट बिकेम जो कि हाँ अच्छा है, अब इसको काट दे, जिसका है काट दे इसको, तो अभी थोड़ा कम कर दे। देन हम वो पूरे क्या बोलते हैं, एक लकड़ी के पूरी लकड़ी में से वो जो कुर्सी निकालने का काम होता है, वो फिर सेकंड ड्राफ्ट में होता ही है। तो कहीं ना कहीं वो एक किस तरह फिर इट बिकेम अ जोक के, देन आई ओनली मेड इट अ जोक इन दैट पोस्ट के, फिर आप बोलोगे कि लंबा 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 मत लिख, पिक्चर खत्म भी करनी है, बिकॉज यू से कि हाँ यार अभी मतलब वी कांट मेक अ 4 आवर फिल्म ना, तो वी हैव टू बी प्रिसाइज। तो दैट बिकेम अ जोक, सो दैट वाज दैट। और पहली मुलाकात, शाहरुख खान जब सामने ऐसे आते हैं, वो नर्वसनेस था, एक्साइटमेंट था कि मैं उनको बताऊंगा, दिखाऊंगा, क्या क्या कुछ रिएक्ट करेंगे, व्हाट इफ उन्हें पसंद नहीं आया, या व्हाट इफ उन्हें बहुत पसंद आ गया, क्या कुछ चल रहा था? नहीं मतलब बहुत, the first time I met him was during COVID when the film was being written, and हमारा पहला स्केड्यूल शुरू होने वाला था, तो उस समय वो मेट्रो सीक्वेंस है जवान का, वो हम शूट कर, तो उसका पूरा एक रीडिंग थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड आई वाज वेयरिंग अ मास्क, सो ही सेड कि मास्क तो होता देखने तो दे के तो दिखता कैसा है जो अभी जो लिख रहा है डायलॉग फिल्म के। एंड द वे ही सेड इट, इट बिकेम आई आल्सो जस्ट टुक ऑफ द मास्क, से ओके सर यही शक्ल है सर, देख लो जैसी भी है, बट लिखता ठीक ठाक हूँ। तो इट बिकेम, आई थिंक दैट became like a foundation. It was a very healthy relationship where you could joke with him as well. आइस ब्रेकर मूवमेंट। Icebreaker, and that is to his credit, because entirely to his credit. And I think he makes you feel so comfortable. That is his beauty and that is his charm, that he makes you feel so comfortable. And when you're comfortable, there is no barrier in terms of creativity. Then you can say what you feel like, and that only enriches the work that you're doing with that person. And I think everybody should learn that from him. इस फिल्म की अगर डायलॉग्स की बात करूँ, बहुत हिट हुए थे, रिलीज होने के बाद बहुत सारे अलग कॉन्टेक्स्ट भी आए। जैसे एक डायलॉग था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछ,
या मिल समथिंग, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट की बाद में है कि यार वो तो आर्यन खान से एकदम रिलेटेड हो रहा है चीज़ें। जब लिख रहे थे, जब राइटिंग प्रोसेस था, तब ये सब जहन में था या वो बाद में लगा कि अच्छा ये तो लोगों ने ऐसे जोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ जहन में बिल्कुल भी नहीं था, मैं सच बताऊंगा। उस समय वो जो फिल्म की सिचुएशन है, मैंने ये बार बार बोला है कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिख सकता जो फिल्म की सिचुएशन में फिट ना हो। ना मैं डायलॉग बाजी फॉर द सेक ऑफ डायलॉग बाजी कर सकता हूँ एज अ राइटर। I think that dialogue also fit that moment very well when Vikram Rathor's character gets his memory back and Kali the villain played by Vijay Sethupathi is beating the shit out of Azad's character, which is the son's character, and then he gets his memory back because of the anti-gun. Gun. And then he understands what is happening, and he sees that his son is there, and the villain is about to hit him, and he grabs his the thing that he's hitting the son with, and that's the first, and I felt कि that's the most natural thing that he should say कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, and that fit that moment so well, then nobody thought beyond it कि हाँ यही होनी चाहिए यहाँ पे लाइन, बिकॉज हाँ ये करेक्ट है, इस मोमेंट पे यही बोलना चाहिए विक्रम राठौर को काली को, and I think then everything else is you know how the world perceives it and how it's taken, but for me as a writer it was कि हाँ वो मोमेंट पे वो लाइन सही बैठती है, इसीलिए वहाँ पे लिखी गई। शूटिंग सेट पे रहते थे जब शूट होता था, शूटिंग पे रहता था। जब शाहरुख खान परफॉर्म कर रहे हैं, उनको लाइव देखना, दैट टू विजय सेतुपति के सामने, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एंड कितने टेक्स हुए? कुछ ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने बोल दिया एटली ने कि परफेक्ट है, बट शाहरुख इज लाइक नहीं नहीं यार एक और करते हैं, या इसका कुछ वैसा वर्सा हुआ? नहीं, एक बार जब हमने वो दैट मोनोलॉग दैट वी हैव इन द फिल्म इन द टुवर्ड्स द एंड, उंगली वाला मोनोलॉग, तो उस पर बहुत काम किया गया था। उसमें पहले आइडिया क्रैक करना था कि किस डिवाइस के थ्रू हम बात करेंगे। देन आई फाइनली थॉट कि उंगली से ही आप वोट करते हो, तो उंगली से ही आप सवाल करते हो, तो उंगली इज अ नाइस वे टू पुट एवरीथिंग टुगेदर। एंड देन आई वाज ऑन द सेट एज वेल, एंड द स्टार्ट हुआ, एंड इट वाज अ वन टेक दैट ही डिड. That whole monologue is one take, and if you notice the film, maybe because in the film edit pattern is that you're cutting to the reactions, you might not understand that it is a continuous thing, but actually it's one take. And we did one take, and उन्होंने एक take में खत्म किया, एक shot ही लिया था, and he said कि he told the director कि sir, you know, let me do it once more, and the director actually was like, no sir, I've got it, you know. He said, no sir, but let me give you some variation, and the director said, no sir, I'm only going to use this because it's so good. And just to see that those lines that you have written as a monologue being delivered with so much power, so much emotions, and so much of gravitas, and without any disruption, right? He's just saying it in one flow, not just remembering is one thing, but also emoting every beat of it. Correct. That ups and downs, सारी चीजें बिल्कुल, हाँ. And with so much of conviction, so much of like as if the lines came from a deep place within him, and to see that is the joy for any writer, because there are moments when you see कि आपने कुछ लिखा है और वो ऐसा बोला गया है कि आपको लग रहा है कि आपके डायलॉग्स की हत्या कर दी गई है, तो you know ऐसा भी होता है, right? And especially अगर मोनोलॉग है, अगर उसमें कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, और क्योंकि कई एक्टर्स की कमांड नहीं होती है इतनी अच्छी लैंग्वेज के ऊपर भी, ये भी एक सच है. So to see that is a beauty, you know, it's an experience that I will always cherish throughout my life. So that was one where maybe he wanted to do one more, but it was so good that the director said, no, we are good sir, you have killed it in this one only. राइटिंग में कभी ऐसा भी होता है क्या कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट लिखा, उसके बाद कास्टिंग हुई, या ऐसा भी होता है कि यार हम लोग इसको कास्ट करना चाह रहे हैं, इनके हिसाब से कुछ लिखो? नहीं, होता क्या है कि स्पेशली अगर आप डायलॉग लिख रहे हो किसी प्रोजेक्ट, अगर स्क्रीन पे लिख रहे हो तो ऑफकोर्स कास्टिंग बहुत कई बार नहीं होती है, क्योंकि वो होते होती है. डायलॉग में कई बार ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि अच्छा लीड एक्टर ये होने वाला है, क्योंकि जब तक वो आपके पास आया है तो आपको पता है कि अच्छा ये लीड कैरेक्टर ये एक्टर प्ले करने वाले हैं, तो वो हेल्प करता है. कई बार नहीं पता होता है, क्योंकि कई बार आप स्क्रीन स्पेशली आप अगर पूरा स्क्रिप्ट लिख रहे हो या फिर कई बार डायलॉग भी लिख रहे हो, तो होता है कि आपको नहीं पता होता कौन क्या करने वाला है. एनीवे लीड के अलावा तो ऐसे भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो तो कास्टिंग का प्रोसेस ही होता है. तो जब पता होता है डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि देन यू नो कि अच्छा ये एक्टर का आपको पता है कि ये किस तरह के डायलॉग्स मैं बोलूँगा, आप इमेजिन कर सकते हो वाइल यू नॉट राइटिंग कि ये एक्टर को बस
हिमसेल्फ प्ले करना है, आप वो वैसे नहीं लिख रहे हो, लेकिन आप लिख रहे हो कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे शब्द दूंगा तो ये कैरी हो जाएगा, उभर कर आएगा। उभर कर आएगा। आपको भी ये बिलीफ होता है। जब स्त्री के मैं डायलॉग लिख रहा था तो मुझे पता था कि ये हम पंकज जी से बात कर रहे थे, जब रुद्रा का जो कैरेक्टर, रुद्रा भैया का जो कैरेक्टर था, तो वी न्यू के पंकज जी से बात कर रहे थे, पंकज जी लॉक हो गए थे। मेरे डायलॉग लिखते थे, पंकज जी लॉक हो गए थे। नाउ आई न्यू के जब वो ये डायलॉग बोलेंगे, जैसे कि जब वो बताता है कि स्त्री से बचने के निम्नलिखित नियम है, तो अब फिर वो चेंज हो गया आगे पेज। नहीं, वो पर निम्नलिखित नियम जब आप बोलते हो, निम्नलिखित यूजुअली इज रिटन जब आप लिखते हो, आप निबंध में लिखते हो ये, लेकिन कोई बोलते नहीं बोलता निम्नलिखित। करेक्ट। यू से कि यार इसी से बचने के ना ये 4 तरीके हैं, लेकिन वो इतना पढ़ाकू टाइप का इंसान है कि वो बोल रहा है कि इसी से बचने के निम्नलिखित 4 नियम है। तो मैंने कहा हाँ, ये जब बोलेंगे तो इसका जो फन है वो आएगा कि उनको भी समझ में आएगा ये क्या ह्यूमर है, क्योंकि वो भी ऐसे इंसान है जो जिन्होंने वो चीजें पढ़ी होंगी जो मैंने पढ़ी हैं, जैसे हिंदी के जो व्यंग्य होते हैं, तो उनको वो समझ में आएगी वो टोन। या फिर जो पन्ना पलटते हैं, तो एक लाइन है उसमें स्त्री में कि जो पन्ना पलट जाता है सीधा वो पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ये था इस शहर में कपास की खेती होती थी, समथिंग समथिंग, एंड देन ही गोज एंड ही सेज के और इस शहर के लोग इतने शहर में शिक्षा का इतना अभाव था कि लोग चांद को सच में अपना मामा समझते थे। तो दैट काइंड ऑफ अ लाइन कि आई न्यू कि अगर पंकज जी बोल रहे होंगे इन अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट वे तो वो लैंड करेगी। तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है, आपको पता होता है कि एक्टर कौन है, यू कैन प्ले टू द स्ट्रेंथ। स्त्री कैसे उपजी? उसका जो मैं बोलता हूँ ना पूरा वर्ल्ड का जो स्क्रिप्टिंग बेस था, वो कैसे शुरू नहीं, हुआ? वो राजन डीके ने एक स्क्रीन प्ले लिखा था। नहीं, जब आप जुड़े उसके बाद वो चीजें कैसे हुई? मैं ऐसे जुड़ा कि अमर मेरे पुराने दोस्त थे, हम लोगों ने साथ में काफ़ी इंटरेक्ट किया था, एक दो स्क्रिप्ट पे काम भी किया था जो अमर डायरेक्ट करने वाला था। एंड था मतलब वो प्रोजेक्ट्स, हाँ, वो जो होता है ना कि डेवलपमेंट आप कर रहे होते हो। अमर वाज आल्सो एसोसिएट एंड ही वाज आल्सो ट्राइंग टू माउंट हिज फिल्म। आई वाज आल्सो अ यंग राइटर कमिंग फ्रॉम टीवी वांटिंग टू डू फिल्म्स, तो वी यूज्ड टू जैम एंड तो वो चीज़ें हुई नहीं। तो ये एक बार हम कैफे में बैठे हुए थे जहाँ पर अमर मेट मी एंड ही वाज सिटिंग विद राजन डीके, बट आई डिड नॉट नो देम एट दैट पॉइंट। तो ही जस्ट मेंशन इट टू मी कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो ये कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? कि मैं आई वाज राइटिंग अ शो फॉर नेटफ्लिक्स सिलेक्शन डे उस समय। तो मैंने कहा मैं ये नेटफ्लिक्स का शो है वो कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो बोला मैं अभी एक फिल्म है, एक छोटी सी फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ, वो राजन डी के प्रोड्यूस कर रहे हैं मैडॉक के साथ। तो मैंने कहा अच्छा, तो बढ़िया है। तो लगा कि हाँ तुम्हारे पास है टाइम, तुम करोगे डायलॉग? तो मैंने बोला हाँ मुझे भेजो, अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं आई टेक अ शॉट। तो जैसे ठीक है, तुमको 15 पेज भेजता हूँ, तुम लिख के बताओ और अगर जमता है तो करते हैं। तो ही सेंट मी द फर्स्ट 15 पेजेस ऑफ स्क्रीन प्ले एंड देन आई डिड डायलॉग्स ऑन देम एंड इट वाज टिल दैट सीन वेयर दे से विक्की प्लीज, एंड ही सेज कि तुम्हारे तो प्रेम भावी नहीं है। वे से ना अभिषेक बनर्जी इस जनास कैरेक्टर से तुम्हारे तो प्रेम भावी नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे बोली होगी विक्की प्लीज। तो दैट टिल दैट सीन आई रोट द ड्राफ्ट एज अ सैंपल एंड देन दे ऑल लव्ड इट and they said let's do this, and then the everything signing happened and I was finally on board to write the film. That's how I came into the picture and I finished the film. क्या मुश्किल होता है फिक्शन क्रिएट करना राइटिंग में, या फिर कोई जो रियल स्टोरी है, फॉर एग्जांपल 83 उसको कागज पर उकेरना? मुश्किल हमेशा रियल वाली कहानी होती है। उसकी मुश्किल ये आसान लग सकती है, उसका इल्यूजन ये है, उसकी माया ये है कि आपको लगेगा कि ये तो रियल में हुआ है तो ये तो आसान है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये आती है, प्लस पॉइंट भी है कि आपके पास मटेरियल है कुछ चीज़ें हुई हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी दिक्कत यही होती है क्योंकि आपको रियलिटी का सम्मान करना है, तो आप उसमें फिक्शन ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो एकदम चेंज हो जाए। तो उसके रूल डिफाइंड होते हैं जब आपके पास आती है वो कहानी कि नहीं यही है। यू कैन नॉट से कि इसका ये था, इसकी कुछ लव स्टोरी भी थी, बिकॉज आई कांट डू दैट एंड द मेकर्स दैट आई वर्कड विद आल्सो हु हैव डन रियल फिल्म्स लाइक कबीर, दे विल आल्सो नेवर डू दैट बिकॉज दे रिस्पेक्ट द रियलिटी एंड द पर्सन्स लाइफ दैट वी आर अडैप्टिंग। सो आई फील कि उसमें एक बंदिश होती है कहीं ना कहीं। आई पर्सनली लीन मोर टूवर्ड्स एज अ क्रिएटर कि जहाँ पर फिक्शन हो, क्योंकि उसमें कुछ बंधन नहीं होता है,
उसमें आप खुल के लिख सकते हो, उसके दायरे आप तय करते हो। तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ स्टोरीज या रियलिटी बेस्ड फिल्म सीखना इज फार मोर डिफिकल्ट। और राइटिंग में जब गालियां आती हैं, एग्जाम्पल फैमिली मैन, हाँ। कि वो कैरेक्टर है जो बहुत ऑथेंटिक है और वो गाली भी दे रहा है बातचीत में, जैसे आप हम सब देते हैं, वो लिख के उनको दिखाना ऐसे, वो कैसा होता है कि लगता है कि अरे यार ये पढ़ेगा भी इंसान, मादर। नहीं, मैं जनरली एक बात में बिलीव करता हूँ जो मैंने रिसेंटली कहीं पर बोली भी थी कि गाली भी भाषा का एक अलंकार होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर गाली सिर्फ गाली की तरह दी गई है, अगर कोई आपको गाली देगा कोई आपको, तो आपको बुरा लगेगा ना, नेचुरली आपको लगेगा गाली कैसे दे दी। तो अगर गाली उस टोन में दी जाएगी जहाँ वो गाली लगती है, तो आप भी बोलोगे यार बहुत गालियाँ हैं यार, बहुत गालियाँ देता है ये इंसान, मुझे नहीं बैठना इसके साथ। लेकिन अगर गाली वो अलंकार के तौर पे दी गई है, यानी कि उसका इस्तेमाल कोई ऐसे करता है जैसे कि वो भाषा का अलंकार है, यानी कि उससे रस आ रहा है। अलंकार क्या करता है? अलंकार का मतलब ये है कि वो भाषा में रस पैदा करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने रिसेंटली कहीं बोला था कि भाषा का, गाली भाषा का अलंकार है, तो यानी कि अगर वो रस पैदा कर रही है तो आपको कभी वो अखरेगी नहीं, आपके कानों में चुभेगी नहीं। तो मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी गालियों से भरी हुई चीज़ें नहीं पसंद है, मैं सच बोलूँ तो। लेकिन हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में, एंड आई थिंक हर पार्ट में, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूं, मैं इसलिए नॉर्थ की बात कर सकता हूँ, गालियों को बहुत ही घुला मिला है भाषा और गालियाँ एक दूसरे के साथ। जहाँ पे सिर्फ गाली दी जा रही थी एक दूसरे को, मैं कभी भी उन सीन से हमेशा आई टू फील कि मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है। लेकिन ऐसे कई लोगों के साथ मैंने वक्त बिताया है, हैंग आउट किया है, बातचीतें हुई हैं जो गाली भरमार में यूज करते हैं, कभी आपको लगता ही नहीं कि वो गाली दे रहे बन हैं, जाता है, क्योंकि वो, हाँ, जो अलंकार है, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो रस के साथ दे रहे होते हैं, और उसमें कहीं पर भी वो किसी को सुना नहीं रहे होते हैं। आपको पता है कि गाली किसी को दी नहीं जा रही है, गाली बस बोली जा रही है। जैसे मैं एज अ दर्शक, पता नहीं शायद इस चीज़ पे बहुत क्रिटिसाइज हो जाऊं मैं, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और विजय राज, मुझे लगता है जब ये चार लोग ऑन स्क्रीन गाली देते हैं ना, बड़ा मजा आता है भाई साहब। आपको लगता होगा मुझे भी दे दो गाली शायद। मैं जब मनोज सर से मिला था पहली बार, तो मैं थोड़ा नर्वस सा था। तो आपने ये तो नहीं बोला कि सर एक गाली मुझे भी दे दो? मैंने बोला, जब मैं दूसरी बार उनसे मिला मैंने बोला सर एक चीज बोलूं? बोलते हाँ। मैंने कहा सर एक आध गाली दो ना। क्या बात है? तो क्या हो गया? मैंने कहा सर मजा आता है आपसे गाली सुन के। क्या बात है, मनोज सर कितने खुश होंगे कि उनके फैंस या उनके प्रशंसक उनसे मिलकर बोलते हैं सर एक गाली दे दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए ना दीजिए चलेगा, लेकिन एक गाली दे दीजिए। और वो जब उसके बाद से मिलते हुए ऐसे रखते, गाली चाहिए? दे दो अगर मन हो तो। क्या बात है। नहीं, पर उसका वही है, क्योंकि ये सब लोग उस जगह से आते हैं, उस हिंदी पट्टी से आते हैं, उस परिवेश से आते हैं जहाँ पर गाली, उनको भी मालूम है कि गाली जिस तरीके से दी जा रही है, वो गाली देना अलग होता है और गाली बस मजे में बोल देना शब्दों के साथ अलग उसका मतलब होता है। करेक्ट। और एक राइटर के लिए कितना ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना या ना होना? मैं उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जांपल बेबी जॉन के लिए एटली ने बोल दिया था कि ये वरुण धवन के लिए वैसे काम करेगी जैसे एनिमल रणबीर कपूर के लिए की थी, बट वो फिल्म कमर्शियली नहीं चल पाई। अब मुझे नहीं पता उसके आगे के जो पार्ट्स है, सलमान की एंट्री थी, वो आगे कुछ वो वर्ल्ड बनेगा नहीं, पता नहीं। बट किसी प्रोजेक्ट के ना चलने का कभी ठीकरा राइटिंग पे भी फोड़ा जाता है? नहीं, ऑफ कोर्स ही, जब कुछ भी चीज़ नहीं चलती है तो उसके लिए हर कोई देखता ही है कि किस चीज़ को ब्लेम किया जा सके, और हर कोई चाहता है कि उसके ऊपर से ये चीज़ हट सके। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। तो आई थिंक ये तो होता ही है, हर फिल्म के साथ होता है। और बतौर राइटर क्या फ़र्क होता है जब आप टीवी के लिए लिख रहे हो, जब आप फिल्म के लिए लिख रहे हो, जब आप ओटीटी के लिए लिख रहे हो? हर मीडियम अलग है, जैसे मैंने बोला कि हर कहानी की मांग होती है, हर मीडियम की मांग होती है। जब मैं टीवी के लिए लिख रहा था तो मुझे पता था कि अच्छा ये टीवी की ऑडियंस देख रही है। टीवी के लिए लिखना मेरे लिए कभी भी नेचुरल मेरे अंदर से नहीं आता था। तो मैं ट्राई करता था कि मुझे ऐसी कहानियां मिल जाएं अगेन टीवी में जहाँ पर मेरे लिए कुछ रिलेटेबिलिटी हो। तो एंड आई वाज लकी टू फाइंड सच स्टोरीज एज वेल। आई फाउंड दिल मिल गए, व्हिच वाज अ वेरी यंग यूथ ओरिएंटेड रिलेटेबल शो। तो साडा हक व्हिच केम लेटर ऑन I think channel V, हाँ, V या ETC something, channel V। ओके।
तो ऐसे शोज जो रिलेटेबल हैं, यंग लोगों की बातें करते हैं, तो आई टू फाइंड दो शोज। बट टीवी का एक क्योंकि रोज लिखना होता है, तो उसका एक अलग तरीके से आप रोज लिख रहे हो, उसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम टू थिंक, क्योंकि डिलीवरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रोज टेलीकास्ट होना है उसका, राइट? तो वो उसकी डिमांड होती है। सीरीज़ में ये है कि आपके पास काफ़ी समय होता है, लेकिन क्योंकि उसमें लंबा होता है, उसमें आप कैरेक्टर से फोकस कर सकते हो, कैरेक्टर्स की जो इक्वेशंस होती हैं, कई बार आप सिर्फ ऐसे सीन्स पर काम कर सकते हो जहाँ मज़ा आ रहा है, कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री या इक्वेशन सेट हो रही है, और वो धीरे धीरे सेट होगी, क्योंकि उसमें आपके पास 7-8 एपिसोड हैं एक सीजन में। फिल्म में क्या होता है, आपको हर चीज़ संक्षिप्त में ख़त्म करनी है, क्योंकि कोई आया है थिएटर में 2-2.5 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट मैक्सिमम, अगर बड़ी फिल्म है तो आपको उसमें अपनी कहानी बोल के निकल जाना है। तो आपके जो डायलॉग हैं, आपकी जो बातें हैं, वो बहुत ही प्रिसाइज, कट टू कट, येट पंची, येट टेकिंग द प्लॉट फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो आई थिंक हर मीडियम का अलग एक डिमांड होती है। टीवी, क्योंकि मेरे शुरुआती दिन थे, मुझे बहुत हेल्प ये हुई कि मेरे एक डिसिप्लिन आ गया उसकी वजह से राइटिंग में, रोज लिखने का। तो आई थिंक आई राइट एवरी डे बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट्स अ ग्रेट बेनिफिट आई गॉट बिकॉज ऑफ माई स्कूलिंग इन टीवी। अभी क्या कुछ और लिख रहे हो जो स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है, और क्या कुछ ऐसा है जो तैयार होके एकदम पक चुका है और अब हमारे सामने परोसने को तैयार है? नहीं, अभी तो बॉर्डर 2 आने वाली है, अगली फिल्म। कुछ जनवरी बता में। सकते हो क्या अभी कुछ तो नहीं कहानी है? अभी तो नहीं बता सकता, बट बहुत जल्दी शायद बता पाऊँ, बट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। देन देयर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन, बट आई थिंक NDAs एंड ऑल सारी इन चीजें। अ फ्यू मंथ्स आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट देम मोर ओपनली। डन। तो जब वो फिल्म्स आएंगी, जब वो प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो हम फिर से आपसे मिलेंगे और जानेंगे उनके बारे में, उनका पूरा प्रोसेस और सारी चीजें। टिल देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो नाइस मीटिंग यू। हाय, मैं हूँ सुमित अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया पे।